Now let's start the chapter photosynthesis. Photosynthesis जो है इसमें जो प्लांट है वो खुद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल अपना फूड बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली स्टार्टिंग में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो इन्वॉल्व थे और उनके बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग पढ़ोगे तो एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल। तो एक्सपेरिमेंट जो है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो कि किसने क्या डिस्कवर किया और उसका रिलेवेंस क्या है। एक्सपेरिमेंट हम बाद में करेंगे। हम पहले सिंपल जो है फोटोसिंथेसिस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं हम उसको स्टडी करेंगे। फोटोसिंथेसिस इज अ physico-chemical process by which green plant use light energy to synthesize organic compound. It is the basis of life on earth. Ultimately all living forms depend on sunlight for energy. ठीक है, ये सबको बेसिक चीजें सबको ही पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड क्लोरोफिल, और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो फूड बनाते हैं। Importance of photosynthesis is it is the primary source of all food on earth and it release oxygen into the atmosphere. इसमें क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है, जो रॉ मटेरियल जो प्लांट यूज करते हैं, दैट इज CO2, दैट इज CO2 एंड H2O। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो CO2 और वाटर, ये दो चीजें वो यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्या चीज इसमें रिक्वायर्ड होती है? एंड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के बिना नहीं हो पाएगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और क्या बनता है इसमें? C6H12O6। ये जो C6H12O6 है ये कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन निकलती है एज वेल एज H2 बैलेंस करने के लिए बनता है। ठीक है, तो ये जो C6H12O6 है ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारा आ रहा है, यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6CO2 12H2O। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 एज वेल एज यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 हो गया, 6 2 12 एंड दिस इज 6। ठीक है, बैलेंस हो गया, 6 2 12 24। ठीक है, तो ये जो CO2 है, CO2 इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज। जो सोर्स है ग्लूकोज का, जो ग्लूकोज का कार्बन है, इनफैक्ट जो ग्लूकोज का कार्बन है वो कहाँ से आ रहा है? CO2 के कार्बन से आ रहा है। CO2 इज रिड्यूस्ड टू C6H12O6। ठीक है, और ये जो वाटर है, वाटर का ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, द सोर्स इज H2O। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए कि H2O इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, जिसको हम कहते हैं कि CO2 लिया और O2 रिलीज कर रहा है। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। CO2 जो है वो O2 को, CO2 से जो CO2 की जो ऑक्सीजन है वो उससे जो है ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन बन गया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया और वो निकल रहा है। जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहाँ से आता है? वो वाटर से आता है। और CO2 क्या बनाता है? CO2 ग्लूकोज बनाता है। तो ये बेसिक एक इसका फॉर्मूला है। ये एक्चुअली कभी कभी ऐसे भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा और आपको कुछ चीजें कहीं 6 कहीं 2 कहीं 4 ऐसे करके लिख के आपको विच इज द करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है। एक्सपेरिमेंट्स वी विल डू लेटर। पहले हम आपको बेसिक क्या चीजें इसमें होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखो आप दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। एक होता है लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, वन इज लाइट एंड वन इज डार्क रिएक्शन।
और इन दोनों रिएक्शन के बाद जो बाई प्रोडक्ट होता है दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन से क्लियर है ऑब्वियसली, ये कहाँ कब होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगी, यानी डे टाइम में होगी। डार्क रिएक्शन का कोई रिलेशन नहीं है लाइट से, इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि रात में हो रही है इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन हैज नो रिलेशन विद लाइट। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए, डार्क रिएक्शन का लाइट से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम उसे डार्क रिएक्शन कह रहे हैं। ये दिन में भी हो सकता है, ये इवनिंग में हो सकता है, आफ्टरनून में हो सकता है, नाइट में हो सकता है, किसी टाइम भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, एज वेल एज ये आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती, क्लोरोफिल जहां होता है वहीं होती है लाइट रिएक्शन। ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल जो थाइलेकोइड होते हैं। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, जिसको हम ग्रेना कहते हैं। ठीक है, एज वेल एज ये जो बीच में जो कनेक्शन होता है जिसको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, इन दोनों में ही क्लोरोफिल होते हैं। इन दोनों में ही क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, और इसी में लाइट रिएक्शन होती है। जो डार्क रिएक्शन होती है उसके लिए मैंने बताया कि लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चाहे वो किसी टाइम भी हो, बस ये है कि लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ऑब्वियसली वो डार्क रिएक्शन ऐसी जगह होगी जहां क्लोरोफिल नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल पे अगर लाइट पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, डार्क रिएक्शन होगी स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा पार्ट, ये जो पार्ट है, जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, इसके अलावा जो पार्ट है दैट इज स्ट्रोमा। ठीक है, ये जो अभी हमने देखा ये मेम्ब्रेनस पार्ट था, मतलब ये मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, ये सिक्के जो हैं दे ऑल आर मेड ऑफ मेम्ब्रेन। जैसे कि एक सेल होती है, सेल जो होती है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्ड होता है, वैसे ही ये सब एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो भी डबल लेयर्ड। ठीक है, जैसे मैंने ग्रेना की बात की कि ग्रेना जो है ऐसे स्टॉक बना होता है ग्रेना में, ग्रेनम में। ग्रेनम, हम ग्रेनम टर्म यूज करते हैं सिंगल स्टॉक के लिए। ठीक है, और ग्रेना यूज करते हैं प्लूरल टर्म में। अगर हम एक कॉमन टर्म यूज कर रहे हैं ये सबके लिए तो हम ग्रेना यूज करेंगे, और हम अगर एक सिंगल के लिए टर्म यूज कर रहे हैं तो हम ग्रेनम यूज करेंगे। तो जैसे एक नॉर्मल सेल होती है ये वैसे ही होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की जो बाहर की लेयर होती है। एज वेल एज हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि इसमें सर्कुलर क्या होता है, इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए होता है, ये अपना प्रोटीन जो है ये खुद बनाता है। ठीक है, तो ये थोड़े 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 जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इसका हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन ये जो सेल्स होते हैं ये ड्यूरिंग इवोल्यूशन ये जो सेल के अंदर चले गए और ये फिर इस तरह से यूकैरियोटिक सेल बना। ठीक है, यूकैरियोट्स धीरे धीरे बने। तो ये अलग से पहले एक सेपरेट सेल थे, सेपरेट एंटिटी थी, फिर बाद में ये सेल के अंदर एंटर कर गए और फिर एक न्यू टाइप का सेल बना, थोड़ा सा एडवांस। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर डीएनए है जो इसके अंदर मिलता है ये अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। यहाँ पे राइबोसोम्स भी होते हैं इसके अंदर। जो मैट्रिक्स होता है जिसको स्ट्रोमा हम बोलते हैं, स्ट्रोमा जो लिक्विड पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसको हम स्ट्रोमा टर्म यूज करते हैं, तो उसमें राइबोसोम्स भी पड़े होते हैं, तो ये अपना प्रोटीन खुद बनाते हैं। ठीक है, आप जो सेल वाला चैप्टर है उससे एक बार इसको पढ़ लीजिएगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो ये जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो थाइलेकोइड होता है। सिंपल एक सिक्के को आप समझ लो, सिक्के का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, अब जो क्लोरोफिल होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल इस थाइलेकोइड में ही प्रेजेंट होते हैं। इस थाइलेकोइड में क्लोरोफिल इंटरमेम्ब्रेनस इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, और बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं ल्यूमेन।
ठीक है, बीच में क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ठीक है, और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये तो हम लोग बहुत बहुत ही छोटे लेवल पे जाके हम लोग क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उस लेवल की बात कर रहे हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स में, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स आपने पढ़ा होगा, आप हमने जब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने जो लीफ का स्ट्रक्चर देखा था, जो हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था उसमें आपको पता होगा कि जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है उसके नीचे मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं। और इसमें भी फर्दर किसी में पैलिसेड स्पॉन्जी और किसी में कॉम्पैक्ट, बीच में कभी स्पेस होती है या नहीं होती है, ऐसे भी होते हैं। तो ये मीजोफिल सेल्स जो होती हैं, अगर हम इसको निकाल के देखें, ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स में वैक्यूल बड़ा सा होता है और ये जो है क्लोरोप्लास्ट अरेंज होते हैं, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट अरेंज होते हैं, वैक्यूल बड़ा सा होता है, क्लोरोप्लास्ट अरेंज होते हैं। तो ये जो है मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट अरेंज होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो है ग्रेना होता है, ग्रेना जो है वो थैलेकॉइड की स्टॉकिंग से बना होता है और थैलेकॉइड में हमारा क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल में लाइट रिएक्शन होती है। ये क्लियर होना चाहिए, क्लोरोफिल में लाइट रिएक्शन होती है। तो जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उसमें लाइट रिएक्शन होती है। ये जो थाइलेकॉइड है इसमें भी लाइट रिएक्शन होगी, एज वेल एज जो मेम्ब्रेनस पार्ट है इसमें भी लाइट रिएक्शन होगी। ठीक है, दो तरह का, दो लाइट रिएक्शन में भी आप हम आगे देखेंगे कि दो तरह के डिवीजन है। तो आप सिंपल ये आपको सिंपल ये समझना है कि जो मेम्ब्रेनस पार्ट है उसमें क्लोरोफिल होता है, दैट्स वाई उसमें लाइट रिएक्शन होती है। जो स्ट्रोमा होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वहां डार्क रिएक्शन होती है, यानी कि वहां पे लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्लोरोफिल भी नहीं होता है। वहां पे सिंपल वो एंजाइम्स होते हैं जो कि डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्लियर होना चाहिए, वो सिंपल वो एंजाइम्स होते हैं जो कि डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एज वेल एज जो हमारा लाइट रिएक्शन है, जो हमारा लाइट रिएक्शन है उसके कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं जो जो डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। लाइट रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट क्या हैं? लाइट रिएक्शन में हमारा बनता है एटीपी, ठीक है, जो एनर्जी देता है, एज वेल एज NADPH। और NADPH जो है ये रिड्यूसिंग पावर रखता है, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, इट इज द रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, एक होता है NADP। NADP तो आपको क्लियर होना चाहिए कि NADP जो है वो ATP के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, बट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। NADPH हम फोटोसिंथेसिस में ही देखते हैं, रेस्पिरेशन में नहीं देखते हैं। NADPH हैज द रिड्यूसिंग पावर, ये क्लियर होना चाहिए। और ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ? डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में। एज वेल एज डार्क रिएक्शन में CO2 रिड्यूस होके C6H12O6 बनाता है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में हमारी ATP बनती है, NADPH बनता है, दीज आर द बाई प्रोडक्ट। एज वेल एज एक चीज और होती है, दैट इज H2O स्प्लिट करता है और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में ही ऑक्सीजन निकल जाती है वो, और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, और कुछ पार्टिसिपेट कर लेते हैं रेस्पिरेशन में। जैसे कि हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस की जो गैसेस हैं वो रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, रेस्पिरेशन की जो गैसेस हैं वो फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और कुछ एटमॉस्फेयर में भी रिलीज हो जाती हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि दोनों ही जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो आपस में गैसेस एक्सचेंज भी हो रही हैं एज वेल एज रिलीज भी हो रही हैं, क्योंकि कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती है कि कंप्लीटली ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो रिलीज भी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि स्टोमेटा ओपन है या नहीं। अगर स्टोमेटा ओपन है तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। अब आप देखोगे कि क्लोरोप्लास्ट में अगर हम देखें
तो मेन जो होता है, जो रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन, वो हमारा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो हमारी क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एज वेल एज जो थाइलेकॉइड होता है वो भी बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्लोरोप्लास्ट photosynthesis take place in green leaves and other green parts of the plants, ठीक है। ये यहाँ तक कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में होती है, एज वेल एज जो यंग ग्रीन स्टेम है उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो अभी यंग बडिंग जो अभी स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर के, उनके अंदर भी कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की। बट वंस दे आर मैच्योर, उनका एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन हो जाता है कि पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ही वो अडेप्टेड हैं और वो वही कर सकते हैं। अदरवाइज यंग स्टेज में वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लीफ के अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, बट इन यंग स्टेज। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। मैंने बताया था एपिडर्मिस, दोनों जो अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस होती है उनके बीच में मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं, एज वेल एज जो जो वैस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। आप एक बार लीफ का स्ट्रक्चर देखिएगा तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इट हेल्प्स टू गेट ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। Chloroplasts contain a membranous system. It consists of grana, stroma lamellae and fluid stroma, ठीक है। What is grana? grana मैंने बताया कि सिंपल इसको ग्रेना कह रहे हैं। स्ट्रोमा लैमेली, जो दो ग्रेना के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम स्ट्रोमा लैमेली बोल रहे हैं, क्योंकि दिस इज ऑल्सो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एज वेल एज द फ्लूइड स्ट्रोमा। फ्लूइड स्ट्रोमा, दिस इज फ्लूइड स्ट्रोमा, फ्लूइड स्ट्रोमा, ठीक है। मतलब जो स्ट्रोमा पार्ट है उसमें एक चीज है हमारी फ्लूइड स्ट्रोमा और दूसरा है स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। जो दो जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो रन कर रहा है स्ट्रोमा में सिंगली, दैट इज स्ट्रोमा लैमेली। ईच ग्रेनम इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड थाइलेकॉइड्स। दे कंटेन लीफ पिगमेंट्स। थाइलेकॉइड में ही क्लोरोफिल होता है। और ये कैसे होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। द मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैप्स light energy and synthesize ATP and NADPH. It is called light reaction. मैंने बताया लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उसमें लाइट रिएक्शन होती है, यानी कि ग्रेना एज वेल एज स्ट्रोमा लैमेली। ये मेम्ब्रेनस पार्ट है और इसमें हमारी लाइट रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। और जो स्ट्रोमा होती है, ठीक है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि डार्क रिएक्शन में जो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 into the plant for synthesis of synthesizing sugar. CO2 से क्या बन रहा है? शुगर बन रही है। CO2 से शुगर बन रही है, which in turn form starch, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। इसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इट डज नॉट मीन दैट दे अकर इन डार्कनेस और दैट दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, ठीक है। मतलब ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है, बस सिंपल ये है, दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। मतलब वो दिन में भी हो सकते हैं, रात में भी हो सकते हैं, दोपहर में भी हो सकते हैं, किसी टाइम भी हो सकते हैं, ठीक है। उनका कोई लाइट से कोई रिलेशन नहीं है। और उसका सिंपल रीजन ये है कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। नाउ देयर आर सम पिगमेंट्स जो कि लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, आपको लाइट रिएक्शन आराम से क्लियर हो जाएगी। देयर आर फ्यू पिगमेंट्स, ठीक है। हम सबको पता है कि जो वेवलेंथ, जो या जो कलर पर्टिकुलर जो पिगमेंट्स हैं या पर्टिकुलर कोई सरफेस है जो वो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो एक कलर कुछ कलर एब्जॉर्ब करता है, कुछ कलर रिफ्लेक्ट करता है। तो जो कलर वो रिफ्लेक्ट करेगा वो हमें उस कलर का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि कोई सरफेस अगर पर्टिकुलर कलर, अगर मान लीजिए रेड कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है
अगर वो कोई सरफेस है वो पर्पल और ग्रीन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ऑरेंज रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो हमें ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। कोई पर्टिकुलर सरफेस है वो अगर ब्लू और वॉयलेट अगर एब्जॉर्ब कर ले रहा है और येलो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें येलो कलर का दिखाई पड़ेगा। वो उसको जो जो रिफ्लेक्टेड कलर होता है वही उसको वो कलर देता है, वो उस कलर का दिखाई पड़ता है। Pigments are substances that have the ability to absorb light at specific wavelength. ठीक है, पिगमेंट्स स्पेसिफिक वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, हर वेवलेंथ पे नहीं करते हैं। क्रोमेटोग्राफी shows the following leaf pigment in chromatogram, जैसे कि क्लोरोफिल ए, ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई पड़ता है। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, xanthophyll येलो, कैरोटिनॉइड येलो एंड येलो ऑरेंज। ठीक है, कैरोटिनॉइड, xanthophyll ये थोड़े येलो येलो ऑरेंज इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। मेनली क्लोरोफिल ए होता है जिसकी वजह से क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर जो लीफ को मिलता है। Chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids are the accessory pigments। ठीक है, एक होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो होता है वो होता है मेन पिगमेंट, जो कि हमारा लाइट रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। और जो पिगमेंट्स होते हैं वो एक तरह से क्लोरोफिल ए की हेल्प कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एसेसरी पिगमेंट। क्योंकि ये साइड से बस क्लोरोफिल ए की हेल्प कर रहे हैं। तो एसेसरी पिगमेंट कौन कौन से हैं? एसेसरी पिगमेंट है क्लोरोफिल बी, xanthophyll एज वेल एज कैरोटिनॉइड। ये क्लियर होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारा ही पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट है कि एसेसरी पिगमेंट। ठीक, अब बस आप ध्यान से सुनना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। दे एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। इसमें क्या होता है, सिंपल आप ऐसे एज्यूम करो कि सेंटर में कोई क्लोरोफिल ए है। ठीक है, उसके साइड में क्लोरोफिल बी, xanthophyll, कैरोटिनॉइड और डिफरेंट क्लोरोफिल, मतलब ऐसा नहीं है, क्लोरोफिल ए भी है इसमें। ठीक है, और हमें पता है कि हर क्लोरोफिल की जो एब्जॉर्प्शन जो वेवलेंथ जो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं सबकी डिफरेंट है। ठीक है, सबकी जो एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है दैट इज डिफरेंट। तो दैट्स वाई ये एसेसरी पिगमेंट का एक जाल होता है क्लोरोफिल ए के चारों तरफ। ठीक है, तो डिफरेंट वेवलेंथ जब सनलाइट पड़ती है तो अलग अलग, सनलाइट में ऑब्वियसली नंबर ऑफ पूरी एक रेंज होती है। तो कुछ रेंज मान लीजिए ये एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ रेंज ये कर लेगा, कुछ रेंज ये कर लेगा, कुछ कुछ वेवलेंथ ये कर लेगा, कुछ ये। तो इस तरह से सारी वेवलेंथ यूज हो जाएंगी। ठीक है, अब इस तरह से ये क्या करते हैं, फिर ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को, सब मिलके अपनी एनर्जी किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को। ठीक है, क्लोरोफिल ए पे खुद भी सनलाइट पड़ रही है, बट ये अपने एसेसरी जो हैं एक तरह से जो इसके फ्रेंड्स हैं, जो अदर पिगमेंट्स हैं लाइक क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड xanthophyll, ठीक है, दीज आर एसेसरी पिगमेंट्स। तो उनसे भी ये एनर्जी लेता है। ठीक है, और ये जो क्लोरोफिल जो सेंटर में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है, ये जो सेंटर में पड़ा हुआ है, ये मेन हमारा क्लोरोफिल है जो कि एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, जो कि एक्साइट होके अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है। ठीक है,
ठीक, तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर की जाती है क्लोरोफिल ए को। एसेसरी पिगमेंट्स होती हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। और क्लोरोफिल ए जो होता है मेन हमारा पिगमेंट होता है जो कि लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में दो तरह के फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। फोटो सिस्टम यानी कि वो क्लोरोफिल से ही कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, क्लोरोफिल ए से ही कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसको हम फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कहते हैं, जो कि लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व है। मैंने आपको सिंपल एक फोटो सिस्टम कैसे चलता है वो बताया है। अब दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, ठीक है, फोटो सिस्टम हम आगे बात करते हैं, पहले हम ये ग्राफ समझ लेते हैं। The absorption spectrum and the action spectrum coincide closely, showing that photosynthesis is maximum at blue and red region of the spectrum. ठीक है, ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम होती है। द ग्राफ ऑल्सो शोज दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है ये चीफ पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड है। ठीक है, क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट, क्योंकि ये सेंटर में था। हमने अभी देखा कि जो एसेसरी पिगमेंट है वो इसके चारों तरफ होते हैं, जो लाइट पड़ती है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर मान लीजिए ये क्लोरोफिल ए है सेंटर में, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लाइट जो पड़ रही है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी फिर ट्रांसफर करते हैं, किसको, सेंटर वाले क्लोरोफिल ए को। ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब आप एक चीज समझ लो कि ये हम जो ये ग्राफ पढ़ रहे हैं, हम जो ये ग्राफ पढ़ रहे हैं ये कंबाइन ही होगा। ठीक है, मान लो ये क्लोरोफिल ए है तो हम सेपरेट नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्लोरोफिल ए की अगर स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें जो क्लोरोफिल ए के पास एनर्जी आ रही है वो हम एक जनरल पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए के पास इतने सारे क्लोरोफिल से, एसेसरी पिगमेंट से, जो कैरोटिनॉइड है, ज़ैंथोफिल है, ये सारे एब्जॉर्ब करके और उसको एक चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए को भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम कोइंसाइड क्लोजली, शोइंग दैट फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम एट ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लू एंड रेड रीजन में होती है। ठीक है, जैसे यहां दिखाया गया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां और यहां ब्लू एंड रेड रीजन में मैक्सिमम है। ऐसे ही देखो आप, ब्लू एंड रेड रीजन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक है एक्शन स्पेक्ट्रम और एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे देखेंगे हम, एक्शन स्पेक्ट्रम इज दिस ब्लैक वन इज एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम यानी कि जिस पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, वी आर कॉलिंग इट एक्शन स्पेक्ट्रम। एंड ये ब्लू वाली को हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मतलब कुछ ऐसा नेचर का बना हुआ है कि जो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसी पे वो फंक्शन भी कर रहे हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस उसी वेवलेंथ पे हो रही है। तो आप जो जो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो ऐसे फालतू में एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, वो उसको यूज कर रहे हैं, वो फोटोसिंथेसिस में वो लाइट यूज हो रही है, वो स्पेक्ट्रम यूज हो रहा है। दैट्स वाई दिस ग्राफ शोज दैट द एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोथ आर कोइंसाइडिंग। ठीक है, यानी कि जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसी वेवलेंथ पे वो फंक्शन भी मैक्सिमम फंक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेड लाइट, तो हमने इसमें देखा कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसका जो ग्राफ है वो रेट ऑफ एक्शन जो है उससे कोइंसाइड कर रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को कि जिस वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसी वेवलेंथ पे वो मेन एक्शन कर रहे हैं। और ब्लू और रेड रीजन में
मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है। ये जो आप पीक देख रहे हैं दैट इज इन ब्लू एंड रेड रीजन। फिर एक चीज होती है फोटो सिस्टम। अब ये क्या होगा, फोटो सिस्टम क्या होता है? फोटो सिस्टम कुछ नहीं होता है। फोटो सिस्टम सिंपल जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं उनके कुछ अरेंजमेंट से मिलकर बना होता है। और ये फोटो सिस्टम प्रेजेंट कहाँ होता है? ये फोटो सिस्टम अगर क्लोरोफिल से बना होता है तो हमने क्लोरोफिल की पोजीशन देखी थी कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में। जो ग्रेना होता है, ग्रेना के अंदर जो थाइलेकॉइड स्टॉक्स बने होते हैं, उस थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन जो होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने सिंगल अगर एक थाइलेकॉइड बनाया, मैंने सिंगल अगर एक थाइलेकॉइड बनाया तो थाइलेकॉइड जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और बीच में ल्यूमेन होता है। दिस इज ल्यूमेन, ये क्लियर होना चाहिए। दिस इज द ल्यूमेन पार्ट, इसको ल्यूमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम प्रेजेंट होगा। दो तरह की फोटो सिस्टम होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ये सिंपल कुछ नहीं है। सिंपल ये जो क्लोरोफिल का और जो पिगमेंट्स का अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था बस वो वही है। बीच में क्लोरोफिल ए होगा और उसके साइड में एसेसरी पिगमेंट्स होंगे, यानी कि क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स। इसमें भी ऐसे ही है। फोटो सिस्टम 2 में भी ऐसे ही होगा, बीच में क्लोरोफिल ए होगा और उसके साइड साइड में एसेसरी पिगमेंट लगे होंगे लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड। अब ये डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस बस इतना है कि फोटोसिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल है वो किस रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है? किस लेंथ की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है? दैट इज 700 नैनोमीटर। जो फोटोसिस्टम 2 है वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है? दैट इज 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो कि फोटो सिस्टम 1 में 1 आ रहा है यानी कि उसमें एक नंबर है 700। फोटो सिस्टम 2 में दो 1 1 दो बार आ रहा है तो उसमें दो नंबर है दैट इज 6 एंड 8। तो ये इस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं। ये फोटो सिस्टम जो है ये इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं आफ्टर एक्साइटमेंट, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाती है। उनको जो सनलाइट है उसकी लाइट एब्जॉर्ब करके इनको एनर्जी मिल जाती है और ये तुरंत ही अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर देते हैं। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ये दोनों यही करते हैं, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं और फिर ये आगे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। Pigments are organized in two photosystems called photosystem 1 and photosystem 2. These are named in the sequence of their discovery. ठीक है, फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, फोटोसिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। उसमें कुछ फिर बाद में चेंज नहीं किया गया। जबकि फोटोसिस्टम 1 अगर आप देखोगे तो वो पहले इन्वॉल्व हो रहा है इन कंपैरिजन टू फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 पहले इन्वॉल्व हो रहा है बट वो डिस्कवरी के अकॉर्डिंग फोटोसिस्टम 1 जो फोटोसिस्टम 1 है उसको फोटोसिस्टम 1 इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पहले डिस्कवर हुआ था। Each photosystem has a chlorophyll A and accessory pigment bound by protein. ठीक है, ये मैंने आप एक चीज और है कि इसको हम फोटोसिस्टम में इसको हम कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो पोर्शन होता है इसको हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स बिकॉज इसमें जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो जो क्लोरोफिल्स होते हैं, जो पिगमेंट होते हैं ज़ैंथोफिल कैरोटिनॉइड्स, ये प्रोटीन से बाउंड होते हैं। इसलिए आप पढ़ोगे कि उसको कॉम्प्लेक्स टर्म यहाँ यूज किया जाता है। अभी आगे हम देखेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स टर्म यूज किया जाता है। ये बेसिक मैंने बता दिया आपको कि
दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, और दोनों डिफरेंट रेंज की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप किसी पर्टिकुलर फोटो सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें सिंपल सेंटर में क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। हमने बात की थी कि सेंटर में क्लोरोफिल ए होगा और साइड में एसेसरी पिगमेंट्स होंगी, एसेसरी पिगमेंट्स होंगी, एसेसरी पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड। ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटीना। एंटीना एंटीना कहते हैं क्योंकि इस पे जो रेस पड़ती हैं वो ये तुरंत कैच कर लेते हैं, जो रेस पड़ रही हैं वो तुरंत कैच कर लेते हैं इसको, इसलिए हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कहते हैं, जो कि पिगमेंट्स और प्रोटीन बाउंड एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मतलब पिगमेंट और प्रोटीन भी इसमें इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म कॉम्प्लेक्स। ठीक, एज वेल एज ये जो ग्रीन से मैंने दिखाया है आपको पिगमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज एसेसरी पिगमेंट्स, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। और जो सेंटर में क्लोरोफिल होता है उसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। इसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर क्योंकि सारा एक्शन क्लोरोफिल ए ही करेगा। ठीक है, जो एसेसरी पिगमेंट है जो उसके साइड में है, वो भीड़ जो इकट्ठा है वो सिंपल लाइट कैच करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर रही है, और सारा एक्शन जो करेगा, जो मेन हीरो है वो क्लोरोफिल ए है। ठीक है, दैट इज द रिएक्शन सेंटर। सिंगल क्लोरोफिल ए एक्ट्स एज reaction center. In PS1, the reaction center absorbs light at 700 nanometer and so called P700. ठीक है, यानी जो फोटो सिस्टम 1 को हम P700 भी बोलते हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 को P680 भी बोलते हैं क्योंकि उसमें जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। आई थिंक पहले आप ये चीज, ये जितना मैंने आपको बताया है ये आप पहले, ये जितना मैंने बताया फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, एक बार इस चीज को आप समझ लो तो आपको लाइट रिएक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसको हम स्मूथली जो है आसानी से उस चीज को कर लेंगे। बट अभी मैंने आपको जितना बताया है उसको आप एक बार लेक्चर देख के और एक बार बुक से रीडिंग लगाओगे, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ें तो आई थिंक बेटर होगा, इनफैक्ट पूरा पूरा ना करके। तो इसको आप लोग रीडिंग लगाना और फिर कोई क्वेरी होगी तो हम उसको डिस्कस करते हैं।